Good morning, all. Yesterday we did merits and demerits of preference shares, right? Now let us see the various types of preference shares. एक इसका demerit हमारा रह गया था, वो मैं आपको करवाऊंगी, थोड़ा सा टेक्निकल आपको समझ में आएगा. डिबेंचर्स जब करवाऊंगी तब दोनों का demerit मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है? Types of preference shares. बेटे there are three types of actually the types of preference shares. To classify preference shares we can take three criteria. On the basis of first criteria, the preference shares are divided into two categories, which are cumulative and non-cumulative. Cumulative preference shares वो होते हैं जिनमें हमें पता है preference shares में fixed rate of dividend मिलता है, लेकिन वो fixed dividend तभी मिलेगा अगर कंपनी प्रॉफिट्स में जा रही है. अगर कंपनी प्रॉफिट्स में नहीं है, अगर कंपनी डिविडेंड नहीं निकाल सकती है प्रेफरेंस शेयर्स का, तो उस साल उनको प्रॉफिट डिविडेंड नहीं मिलता, ठीक है? सो इन केस यू आर हैविंग क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, व्हाट डू यू मीन बाय क्यूमुलेटिव? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हुई है ना कि आपने क्या होता है एडेड, ऐड होते जाना, इकट्ठे होते जाना. So in case you are carrying cumulative preference shares, it means if the company is unable to give you profits in the year say 2020, लॉकडाउन में इसके प्रॉफिट्स कम हुए, ठीक है, तो ये अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं अनाउंस कर पाई. तो अगर ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो नेक्स्ट ईयर 2021 में अगर कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स है तो पिछले साल का भी डिविडेंड इसको मिल जाएगा. यानी डिविडेंड कीप्स ऑन accumulating, right? On the other hand, in case of non-cumulative preference shares, if the company fails to provide dividend in one particular year, then this gets ये elapse हो गया, lapse हो गया, ठीक है? अगले साल का डिविडेंड मिलेगा, पिछले साल का नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नॉन क्यूमुलेटिव है. प्रॉफिट्स होंगे तो मिलेगा, नहीं होंगे नहीं मिलेगा. अगले साल प्रॉफिट्स हुए तो सिर्फ अगले साल का मिलेगा, लास्ट ईयर का नहीं मिलेगा, ठीक है? इज इट क्लियर टू ऑल? ऑल राइट. सो नेक्स्ट, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. पार्टिसिपेटिंग मतलब ये किसी चीज में पार्टिसिपेट करते हैं. किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? मैनेजमेंट में नहीं पार्टिसिपेट करते. पार्टिसिपेटिंग शेयर्स वो होते हैं which have the right to participate in the further surplus of the company's shares, which after dividend at a certain rate has been paid on equity shares. देखो ये कंपनी का प्रॉफिट है, ये हमने किसको दे दिया? गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ टैक्स. ये हमने दे दिया 6% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, इतना हमने रिटेन करके रख लिया, और ये किसको दिया? इक्विटी को. अगर लेटर से हम इक्विटी को बहुत ज्यादा, इस बार हमारा प्रॉफिट हुआ है और हम इक्विटी शेयर्स को बहुत ज्यादा नहीं डिवाइड करना चाहते, तो हमने उसके बाद भी रख लिया, इतना इक्विटी को दे दिया, ये हमारे पास बच गया सरप्लस. तो इस सरप्लस के ऊपर किसका राइट है? कौन से प्रेफरेंस का? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का. इन केस यू आर हैविंग पार्टिसिपेटिंग शेयर्स, बेटे ये बात ध्यान में रखना, एज ए शेयर होल्डर वुड यू लाइक टू हैव cumulative preference shares or non-cumulative? Cumulative, right? Who would like to have non-cumulative? No one? No one? All of you said cumulative. So cumulative इसलिए क्योंकि वो आपको एक एडिशनल बेनिफिट दे रहा है. तो बेटे जहां पर एडिशनल बेनिफिट मिलेगा उस चीज की प्राइस ज्यादा होगी या कम या सेम एज कंपेयर टू द अदर? ज्यादा होगी ना. तो जो
मतलब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर की फेस वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन क्यूमुलेटिव। तो अगर आप क्यूमुलेटिव नहीं अफोर्ड करते तो आप कौन सा खरीदोगे? नॉन क्यूमुलेटिव। ठीक है, इसी तरह पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, ऑब्वियसली पार्टिसिपेटिंग की फेस वैल्यू ज्यादा होगी। व्हाई? बिकॉज इन केस कंपनी इज हैविंग सरप्लस profits left after the equity shareholders have been paid, the participating preference shareholders have a right over this also. ये तो मिला ही मिला फिक्स्ड, इनको इसके अलावा भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर नॉन पार्टिसिपेटिंग है तो इनका इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। The company will retain its surplus earnings. Then बेटे convertible and non-convertible. Generally, companies issue convertible preference shares. Convertible means, simple meaning convertible का बेटे, which can be converted. Now, what are convertible preference shares? These are the shares which get converted into equity shares after a specified period of time. आज अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते हो, 6% प्रेफरेंस शेयर्स आपने लिए एक पर्टिकुलर कंपनी के, और उन शेयर्स के ऊपर लिखा होगा, अगर ये कन्वर्टेबल है तो लिखा होगा कि 2028 में these will be converted into equity shares। ठीक है, मतलब एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद, स्पेसिफाइड पीरियड कितना होगा? It could be 5 years, it could be 6, it could be 10, it depends upon the company's policy. ठीक है, so after a specified period of time it gets converted into equity shares। मतलब वो specified period of time के बाद you will start enjoying voting rights, clear, and you will be losing your preferences of, कौन सी 2 प्रेफरेंसेस होती हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को? फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड की एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, और अगर नॉन कन्वर्टेबल है, दीज विल रिमेन एज प्रेफरेंस शेयर्स थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। ठीक है बच्चे, सो दिस वाज ऑल अबाउट इशू ऑफ शेयर्स व्हिच आर ऑफ 2 टाइप्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। ये हमारे कौन से फंड्स हैं? ओनर्स या बोरोड? ओनर्स फंड्स है। इसके अलावा ओनर्स फंड्स और क्या उनसे मैंने डिस्कस किए थे? हाँ जी, ओके, रिटेन्ड अर्निंग्स, और मैंने लिखवाए थे ना बेटे आपको स्टार्टिंग में? ओके, आई विल बी टेलिंग यू, दीज आर GDRs, ADRs, IDRs। GDR full form is, yes, Global Depository Receipts. What are Global Depository Receipts? Anyone? पहली बात आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, ये एक इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है। आपकी एक इंडियन कंपनी है, आप इंटरनेशनल करेंसी में फंड्स रेज करना चाहते हैं, ठीक है, you have branches all across the world, you want to invest in those branches, for that you do not need Indian rupees, you need foreign currency। लेकिन हम किस में रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। इंडियन कंपनीज शेयर्स सिर्फ रुपी में डिनोमिनेट कर सकती हैं। कर सकते हम डॉलर्स में या यूरोज में? नहीं कर सकते, ठीक है। किस में कर सकते हैं? रुपीज में, जो हमारी करेंसी है। हम फंड्स रेज करना चाहते हैं फॉरेन करेंसी में, तो उसके लिए देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं क्या है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट किसको बोलते हैं बेटे? ये वो डिपॉजिटरी रिसीट्स हैं which is issued by an Indian company,
इंडियन मीन्स डोमेस्टिक करेंसी, कंट्री। अगर पाकिस्तान इशू करेगा तो पाकिस्तानी कंपनी हो जाएगी। समझ में आ गया? ये नहीं है कि इंडिया का इंस्ट्रूमेंट है। एनी कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन इशू GDR, but here we are studying in context of India, so I have written issued by an Indian company to raise funds। बेटे ये तो है ही सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो ये किस लिए यूज होगा? फंड्स रेज करने के लिए। कहां से? टू रेज फंड्स इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, फॉरेन करेंसी में फंड्स रेज करने हैं, तो उसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट है GDR, एंड आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। क्या होता है बेटे? मैंने कहा एक इंडियन कंपनी है, इसके पास शेयर्स हैं, लेकिन ये शेयर्स किस में डिनोमिनेटेड है? शेयर्स किस में डिनोमिनेटेड है? इंडियन रुपी में डिनोमिनेटेड होंगे। आप शेयर्स बेच के फॉरेन करेंसी में फंड्स रेज करना चाहते हो, ठीक है, तो उसका क्या तरीका है? आप डायरेक्टली अपने इन रुपी डिनोमिनेटेड शेयर फॉरेनर्स को नहीं बेच सकते, ठीक है? तो क्या करोगे आप? यू विल डिपॉजिट योर शेयर्स इन अ फॉरेन डिपॉजिटरी। सपोज करो आपको कोई भी एक कनाडा से आपने कैनेडियन डॉलर में फंड्स रेज करने, ठीक है, CAD हम उसको कह देते हैं, कैनेडियन डॉलर। जिस तरह से USD बोलते हैं US डॉलर को, CAD बोलते हैं कैनेडियन डॉलर को। तो आप क्या करोगे? जो इंडियन कंपनी है वो एक कैनेडियन डिपॉजिटरी में अपने शेयर्स दे देगी। वो डिपॉजिटरी अपने पास शेयर्स रख लेगी और उन शेयर्स के बदले एक रिसीट इशू कर देगी। आपने हिंदी में भी वर्ड सुना है रसीद। क्या होती है रसीद? आप किसी को कोई चीज अपनी हैंड ओवर करके जाते हो, आपको लगता है मैंने वापस लेनी है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो आप उसको क्या कहते हो? रसीद दे दो। दिस इज जस्ट एन एक्नॉलेजमेंट दैट यस दिस पर्सन हैज योर गुड्स विद हिम। इसी तरह से जब आपने डिपॉजिटरी को अपने शेयर्स दिए, सपोज करो आपने 1000 शेयर्स दिए विच आर डिनोमिनेटेड इन रुपी, वो डिपॉजिटरी इन शेयर्स के बदले आपको रिसीट इशू कर देगी। अब 1000 शेयर हैं तो 1000 शेयर के बदले 1000 रिसीट नहीं देगी। वो क्या करेगी? वो लेटर से, एक एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं है 10 शेयर का ही वो बंडल बनाए। 10 शेयर्स जो कि जिनकी वैल्यू रुपीस में सपोज करो 1000 रुपीस बनती है, उसका उन्होंने एक GDR बना दिया। ग्लोबल मीन्स एक्सेप्टेड ऑल ओवर दी ग्लोब। डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक है, और इसकी वैल्यूएशन कर दी उन्होंने 50 कैनेडियन डॉलर में। अब कैनेडियन सिटीजन इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। कैनेडियन सिटीजन जब एक GDR खरीदेंगे तो इस इंडियन कंपनी के पास क्या आएगा? 50 कैनेडियन डॉलर, ठीक है। अब जब इंडियन कंपनी ने अपने शेयर्स इशू किए थे, वो इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज में ही ट्रेड होते हैं, लिस्टिंग भी वहीं पे होती है, ट्रेडिंग भी वहीं होती है। लेकिन अब ये GDR हम किसको बेच रहे हैं?
कैनेडियन सिटीजन को, तो ये कहाँ पे इनकी लिस्टिंग और ट्रेडिंग होगी? कैनेडियन स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, सो एक बारी मैं बुक से आपको पढ़ देती हूँ। GDR, the local currency shares of a company are delivered to the depository bank. यही बताया मैंने, जो लोकल शेयर्स हैं लोकल कंपनी के, इंडियन कंपनी के, वो किसको डिलीवर होते हैं? डिपॉजिटरी बैंक को। द डिपॉजिटरी बैंक इश्यूज depository receipts against these shares. Such depository receipts denominated in US dollars are known as global depository receipt. GDR is a negotiable instrument and can be traded freely like any other security. You being account students must be knowing what is a negotiable instrument. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है बेटे? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसको बोलते हैं बेटे वो जो जिसके हाथ में है वो इसको कैश में कन्वर्ट करा सकता है। ठीक है, अब लेटर से बैंक की एफडी है, मैंने अपने नाम की कराई हुई है, मैंने आपको दे दी, क्या आप उसको इन कैश करा सकते हो? नहीं, वो मेरे अकाउंट में ही जाएगी, वो नेगोशिएबल नहीं है। लेकिन ये जो GDR है ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, यानी इसको हम फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी इसको बेच और खरीद सकता है। ठीक है, दीज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कैन बी ट्रेडेड फ्रीली लाइक एनी अदर सिक्योरिटी। सो डिफाइन कैसे किया? GDR इज एन इंस्ट्रूमेंट issued abroad by an Indian company to raise funds in some foreign currency. यही बताया मैंने, issued abroad by an to raise funds in foreign currency and is listed and traded in a foreign stock exchange. अगर आपने GDR खरीदे हैं, मतलब फॉरेन सिटीजन खरीद सकता है, अगर फॉरेन सिटीजन ने GDR खरीदे हैं वो किसी भी टाइम इसको शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है। एक GDR कितने शेयर का बंडल था? 10 शेयर। तो एट एनी टाइम ही कैन गो एंड कन्वर्ट GDR इनटू शेयर्स। होल्डर्स ऑफ GDRs डू नॉट एंजॉय एनी वोटिंग राइट्स। GDR होल्डर के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते, बट दे डू एंजॉय डिविडेंड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। इसका भी मतलब समझो, डिविडेंड तो पता है सबको, मतलब जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो जिस पर्सन ने के पास कंपनी के GDRs हैं उसको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, वोटिंग राइट्स नहीं है उसके पास, लेकिन डिविडेंड मिलेगा, उसने इन्वेस्टमेंट की है भाई। एंड कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब क्या है? मैंने GDR खरीदा $50 का, ये स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है, इसकी वैल्यू बढ़ गई 70 का हो गया, ये मैं इसको बेच के 70 रुपीज ले सकती हूँ, मेरे को 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया पर GDR। बेटे आपको कुछ पता है शेयर मार्केट के बारे में? थोड़ा बहुता शेयर्स के प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं, ये पता है ना आपको? कैसे फ्लक्चुएट करते हैं? क्योंकि उनकी ट्रेडिंग होती है। आप अपने आसपास देखते हो कोई भी चीजें जिनकी ट्रेडिंग होती है ना, उनके प्राइसेस बढ़ते हैं। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये जो प्राइसेस है ना, ये डिमांड और सप्लाई से फिक्स होते हैं। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। तो इसी तरह जब शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, जिन शेयर्स की डिमांड ज्यादा होती है उनके प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं। MRF कंपनी, उसका एक शेयर 80,000 रुपीज का, ठीक है। इनिशियली 1 रुपए का लिया होगा किसी ने, हो सकता है आपके दादाजी परदादाजी किसी ने MRF का शेयर लिया हो 1 रुपए का। 100 शेयर अगर लिए तो एप्रिसिएशन कितनी होगी? 100 into 80,000, 1 रुपए को छोड़ दो, 79 चलो कर लो,
80,000 में से 1 रुपी माइनस नहीं ना करेंगे हम, समझ गए? तो जिसने 100 शेयर लिए हुए, 80,000 क्या है, 1 हो गया, ये वैल्यू होगी उसकी आज 100 शेयर्स की। दिस इज कैपिटल एप्रिसिएशन। सो जीडीआर होल्डर्स एंजॉय कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है? सो रिमेंबर द नेम ऑफ द कंपनी विच आई एम टेलिंग नाउ, Reliance, Wipro, ICICI. These companies have issued GDRs, raised funds in foreign currency by issuing GDRs. कौन कौन सी कंपनीज? रिलायंस, इन्फोसिस, विप्रो, ठीक है, ICICI। ये आपको एक बॉक्स दिया हुआ बेटे, इसमें से इंफॉर्मेशन पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। बिल्कुल GDR की तरह, वन बेसिक डिफरेंस, GDRs could be issued to any foreigner to raise funds in any foreign currency. ADRs are issued by an Indian company to raise funds in dollars. ठीक है? ये किसको इशू किए जाते हैं? अमेरिकन सिटीजन को। ये किसी भी फॉरेन सिटीजन को नहीं इशू किए जाते। किसको इशू किए जाते हैं? फॉरेन US सिटीजन को, टू रेज फंड्स इन US करेंसी। ठीक है? एंड आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन US स्टॉक एक्सचेंज। इनकी लिस्टिंग कहाँ होती है? US स्टॉक एक्सचेंज। ट्रेडिंग भी वही होती, प्रोसेस वही सेम है। इंडियन कंपनी ने अपने शेयर्स दिए अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक को, अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक ने वो शेयर्स रख लिए और उसके बदले एक रिसीट दे दी। 10 शेयर के बदले 1 रिसीट दे दी। उस रिसीट को नाम क्या दिया? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। और इसको किसमें डिनोमिनेट किया? US डॉलर। और इसको कौन खरीद सकता है? अमेरिकन डॉलर। इसकी लिस्टिंग और ट्रेडिंग कहाँ होगी? ठीक है, फर्क पता चल गया। बट आप बोलो मैम GDR कर लो, ADR कर लो, एक ही बात है। एक फर्क है, एक तो मैंने बता दिया ना कि वो सिर्फ US के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। ADRs में रूल्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके रूल्स काफी स्ट्रिक्ट है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर व्हाइल रेजिंग फंड्स थ्रू ADR। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी खड़ी होकर बोले चलो जी ADR इशू कर देते हैं। यू हैव टू fulfill all the parameters as given by American Stock Exchange. So stringent rules होते हैं। ठीक है, आगे चले। थर्ड, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, IDR। GDR कौन इशू करता है? इंडियन कंपनी के फॉरेन कंपनी? Indian company. GDRs are issued by Indian company. IDRs are issued by foreign companies. फॉरेन कंपनी है, वो इंडियन करेंसी में फंड्स रेज करना चाहती है। एक कोरियन कंपनी है, वो रुपी में फंड्स रेज करना चाहती है क्योंकि वो कोरिया में, इंडिया में आके अपना ब्रांच सेटअप करना चाहती है। तो उसको इंडियन रुपीज चाहिए, तो वो क्या इशू कर देगी? What are IDRs? These are issued by a foreign company to Indian citizen to raise funds in Indian currency, and these are listed and traded
इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो एक कोरियन कंपनी आई, उसने अपने 1000 शेयर्स दिए, जो कि डिनोमिनेटेड है लेट अस से 10,000, इसको इनकी करेंसी ये होती है 1, 10,001 का एक शेयर है। सो ये आएगी इंडियन डिपॉजिटरी के पास, इंडियन डिपॉजिटरी बैंक। इंडियन डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगा, अपने पास ये शेयर्स रख लेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा, इसके बदले उनको रिसीट दे देगा। उस रिसीट को क्या बोलेंगे, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, और ये किसमें डिनोमिनेटेड होगी, रुपीज में। सो एनी वन ऑफ यू कैन बाय IDR, यू आर व्हाट, इंडियन सिटीजन। ठीक है, सो इस कंपनी के पास क्या आ गए, रुपीज आ गए। ठीक है, इसकी ट्रेडिंग इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में। सो दीज वर दी ओनर्स फंड्स available to us. Now we are left with the borrowed funds. Borrowed funds में आपकी बुक्स में पीछे गिवन है, NCERT है ना आपके पास। So you take out page number, जो चीजें बेटे मैंने नहीं करवाई ना वो क्रॉस करते जाना। सबसे पहले आपको रिटेन्ड अर्निंग्स है, इसको टिक लगा लो, दिस इज इन आवर सिलेबस। Second is trade credit. Trade credit is in our syllabus. It is a source of borrowed funds. अब ओनर की अपनी कैपिटल से तो नहीं हमेशा फंड्स रेज हो सकते। Companies have to borrow funds or businessmen have to borrow funds from outside sources also. So let us start with the simplest source of borrowing funds, which is trade credit. What is trade credit? Very simple. It is the credit extended by one trader to another for the purchase of goods and services. सिंपल, हर जगह हर एक सब्जी वाला भी एक बिजनेसमैन होता है, पता है आपको। वो क्या करता है, सब्जियां लेके आता है, 1000 रुपए की 1500 रुपए की बेच देता है, 500 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर। ही इज अ बिजनेसमैन, यस, ही इज engaged in economic activity, he is procuring goods, he is selling goods on regular basis, he is earning profit. So चाहे स्मॉल बिजनेसमैन हो, चाहे एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल का बिजनेसमैन, वो जनरली क्या करता है, जब वो गुड्स प्रोक्योर करता है तो जिससे भी लेता है अपने सप्लायर को कहता है कि भी मैं तेरे को पेमेंट 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद, या 2 महीने बाद, या 3 महीने बाद कर दूंगा, डिपेंडिंग अपॉन देयर रिलेशन और द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन देम। करोड़ों की ट्रांजैक्शन है तो 3 महीने का भी क्रेडिट मिल जाएगा। होता है ऐसे, आपको पता है। हम गुड्स ले लेते हैं सप्लायर से और उसको कहते हैं हम पेमेंट बाद में कर। दिस इज ट्रेड क्रेडिट। क्रेडिट extended by one trader to another for the purchase of goods and services. ठीक है, so बाकी डिटेल में कल करते हैं इसको. That's all for today. Anyone having any doubt?